इज़राइल एक ऐसा देश है जो किसी न किसी रीजन से हमेशा चर्चा में रहता है और इस बार ये रीजन है इज़राइल और हमास के बीच चल रही ऑनगोइंग वॉर। लेकिन ये वॉर तो बस एक छोटा सा पार्ट है इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का, जो दुनिया के सबसे पुराने झगड़ों में से एक है और आज तक कोई इसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है जिसे ये दोनों पक्ष मान लें। तो आज के इस वीडियो में मैं इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पर चर्चा करूंगा, साथ ही जो अभी वॉर चल रही है उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर भी थोड़ी बात करूंगा। Death and destruction in the Middle East as Hamas launches a surprise assault on Israel, drawing swift retaliation. इज़राइल नाम का सबसे पहला जिक्र हमें 12th सेंचुरी BCE के एंशिएंट इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन मेरनेप्टा स्टेल पर मिलता है। हिब्रू बाइबल की माने तो लगभग इसी समय इजरायली लोग इजिप्ट में स्लेवरी का जीवन जी रहे थे। प्रॉफेट मोसेस ने इन्हें इस स्लेवरी से आज़ाद कराया और इन्हें आज के इजराइल वाले लैंड पर लेकर आए जहां पहले से केनान लोग रह रहे थे। बाद में यही इजरायली और केनान लोगों ने मिलकर ज्यू रिलीजन बनाया जो कि मोसेस की 4 बुक्स पर बेस्ड था। उस समय इनके 2 बड़े किंगडम्स, किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ यूदा थे। 1000 BCE के करीब किंगडम ऑफ इजराइल के किंग सोलोमन ने जेरूसलम में फर्स्ट टेम्पल बनवाया जो ज्यूज के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है और आज का ये सारा विवाद भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। 732 BCE में असीरियंस किंगडम ऑफ इजराइल पर कब्जा करके बहुत से ज्यूज को मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में डिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद 587 BCE में इनके दूसरे किंगडम यूदा पर भी बेबीलोनियंस का हमला होता है और ये लोग बड़ी संख्या में ज्यूज को मेसोपोटामिया में तो डिपोर्ट करते ही हैं और साथ ही साथ इनका फर्स्ट टेम्पल भी तोड़ देते हैं। बाद में साइरस द ग्रेट की लीडरशिप में पर्शियन आर्मीज ने इस एरिया पर कब्जा किया और इन्होंने मेसोपोटामिया में बंधक ज्यूज को एक बार फिर से इजराइल में वापस बसाया और साथ ही साथ इनका फर्स्ट टेम्पल की जगह एक दूसरा टेम्पल भी बनवाया जिसे बाद में सेकंड टेम्पल कहा गया। आगे की कुछ सेंचुरीज ज्यूज के लिए रिलेटिवली पीसफुल गुजरी, मगर इसी बीच एक ज्यू के तौर पे जन्मे जीसस क्राइस्ट ने लैंड ऑफ इजराइल में ट्रेडिशनल सेक्ट से हटकर अपना एक नया सेक्ट चलाया। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में गौतम बुद्ध ने वैदिक टीचिंग से हटकर अपनी एक नई आइडियोलॉजी दी थी। जीसस के इन कदमों से ज्यूज इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने जीसस को सूली पर लटका दिया और साथ ही उनकी टीचिंग्स मानने वाले क्रिश्चियंस को लैंड ऑफ इजराइल से भी बेदखल कर दिया। 70 AD में रोमन्स ने सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया और अधिकांश ज्यूज को वे बंधक बनाकर यूरोप ले गए। जो ज्यूज किसी तरह से बच गए उन्हें लैंड ऑफ इजराइल छोड़कर बेबीलोनिया और अरब पेनिनसुला की ओर भागना पड़ा। ज्यूज ने अगले कुछ सेंचुरीज में कोशिश तो बहुत की मगर वे जेरूसलम पर फिर से कब्जा नहीं कर पाए। मगर बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। सबसे पहले इन्होंने टेम्पल माउंट की साइड से लगभग आधा किलोमीटर दूर चर्च ऑफ होली सेपुल्कर बनवाया जहां पर जीसस को सूली पर लटकाया गया था। अब ज्यूज के प्रति रोमन्स की नफरत भी एक अलग लेवल पर जा चुकी थी क्योंकि क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाने का जिम्मेदार ज्यूज को ही मानते थे। एज अ रिजल्ट यूरोप सहित पूरे रोमन एम्पायर में ज्यूज के खिलाफ जबरदस्त वायलेंस शुरू हो जाती है। 7th सेंचुरी में इस्लाम का जन्म होता है और 637 AD में उमर इब्न अल खत्ताब के लीडरशिप में अरब आर्मीज ने जेरूसलम को रोमन एम्पायर से छीन लिया और एक बार फिर से ज्यूज को जेरूसलम में बसने की इजाजत दी। बाद में उमय्यद खलीफा अब्द अल मलिक ने टेम्पल माउंट के अवशेषों पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनवाई और पूरे टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स का नाम हरम अल शरीफ रख दिया। ये हरम अल शरीफ मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा होलीएस्ट साइट है। अब देखिए, भले आज इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई के रूप में देखी जाती है, लेकिन उस समय ज्यूज क्रिश्चियन रूल्ड यूरोप के बजाय इस्लामिक रूल्ड अरब वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि भले ही यहाँ उन्हें धिम्मी का स्टेटस मिला हो लेकिन फिर भी सर्टेन कंडीशंस के साथ उन्हें अपने प्रोफेशन और रिलीजन को फॉलो करने की इजाजत थी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में क्रिश्चियंस की ज्यूज के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। मैसकर्स, फोर्स्ड कन्वर्सन और मास एक्सपल्जन जैसी प्रैक्टिसेस तो आम थी ही, साथ में ब्लड लाइबल और होस्ट डिस्क्रिशन जैसी प्रथाएं भी प्रचलित थी जिनमें धार्मिक कार्यों के लिए ज्यूज के ब्लड का इस्तेमाल किया जाता था। क्रूसेड पीरियड में तो यह सब काफी आम हो गया था। यूरोप में ज्यूज के प्रति नफरत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 14th सेंचुरी में आधी से ज्यादा यूरोपियन आबादी को खत्म कर देने वाली ब्लैक डेथ प्लेग पेंडेमिक के लिए भी ज्यूज को दोषी ठहरा दिया गया और उस समय सजा के तौर पर 900 ज्यूज को जिंदा जला दिया गया था। उस समय ज्यूज को येलो बैज पहनना मैंडेटरी था ताकि उन्हें क्रिश्चियंस से अलग किया जा सके।
यहाँ तक कि ये लोग अपनी राइटिंग्स में भी ज्यूस को विलेन के तौर पर दिखाते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शेक्सपियर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसका विलेन एक ज्यू मनी लेंडर शैलॉक है। अब भले ही आगे चलकर रोमन एम्पायर खत्म हो गया और बाद में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन ज्यूस के प्रति इनकी नफरत कम नहीं हुई। ज्यूस की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अपने होमलैंड इजराइल को कभी नहीं भूले थे और हमेशा वे अपनी प्रार्थना टेम्पल माउंट की ओर अपना मुंह करके ही करते थे। यूरोप में हो रहे इतने भेदभाव और अत्याचार को देखते हुए ज्यूस को समझ में आ चुका था कि इनका यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। सो एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूस थियोडोर हर्जल ने 19th सेंचुरी के लास्ट फेज में जियोनिज्म मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था एंशिएंट इजराइल यानी उस समय के ऑटोमन पैलेस्टीन में ज्यूइश होमलैंड बसाना। सो 1882 में पहली बार रशिया से कुछ ज्यूस आकर पैलेस्टीन में बसते हैं। 1882 से 1914 के बीच लगभग 75,000 ज्यूस दुनिया के कोने कोने से आकर पैलेस्टीन में बस चुके थे। टाइम आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और इस समय ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे ब्रिटेन को इस ज्यूइश पावर का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने जियोनिज्म मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि ब्रिटिश के साथ साथ अमेरिकन ज्यूस का भी उन्हें सपोर्ट मिले, जिससे वहां के ज्यूस अमेरिका को उनके पक्ष में वॉर करने को कन्विंस करें। इसी बीच ऑटोमन एम्पायर ने भी पैलेस्टीन में रह रहे ज्यूस के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे उनका सपोर्ट अपने आप ही ब्रिटेन की ओर हो गया। खैर, वर्ल्ड वॉर 1 में विक्ट्री के बाद पैलेस्टीन में ऑटोमन की जगह ब्रिटिश रूल आ जाता है और 1917 में ब्रिटिशर्स ने बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन करके पैलेस्टीन में ज्यूइश होमलैंड स्थापित करने की घोषणा की। अब ये डिक्लेरेशन साइन होते ही बड़ी संख्या में ज्यूस यूरोप सहित पूरे वर्ल्ड से पैलेस्टीन में आकर बसने लगते हैं। जो ज्यूस 1878 की ऑटोमन सेंसस में केवल 3% थे, वो 1922 की ब्रिटिश पैलेस्टीन की सेंसस में बढ़कर 10% और 1931 की सेंसस में बढ़कर करीब 17% तक हो चुके थे। दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर के राइज और वहां पर बनाए गए कई एंटी ज्यूइश लॉज ने ज्यूस को पैलेस्टीन में आकर बसने पर मजबूर कर दिया। अब ज्यूस के लगातार आने से वहां के अरब मुस्लिम्स में भी गुस्सा बढ़ रहा था। 1929 और 1936 में बड़े लेवल्स पे ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच रॉयट्स हुए और इस समय बढ़ते टेंशन्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1939 के व्हाइट पेपर के जरिए ज्यूज के पैलेस्टीन माइग्रेशन को 75,000 पर ईयर पर लिमिट कर दिया। लेकिन इस व्हाइट पेपर से एक और बात पता चली कि ब्रिटिशर्स इंडिया की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण पैलेस्टीन में ज्यूइश माइग्रेशन को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख ज्यूस कंसंट्रेशन कैंप में मारे जाते हैं। इस कारण ज्यूस के पास पैलेस्टीन या अमेरिका जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और अब पैलेस्टीन में ये माइग्रेशन इलीगली होने लगे थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पैलेस्टीन में ज्यूस की संख्या 5,53,600 तक पहुंच चुकी थी, जो टोटल पॉपुलेशन का 31% से भी ज्यादा थी। इवन कई एरियाज में अब ये लोग मेजॉरिटी भी हो चुके थे। अब चूंकि ज्यूज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का खुलकर साथ दिया था, इसलिए अब पैलेस्टीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट का बनना तो तय हो ही गया था और इस पर फैसला ब्रिटेन को लेना था। 1947 में ब्रिटेन ने ये इशू यूएन पर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ समस्या ये भी थी कि भले ज्यूज की आबादी 31% हो गई हो, लेकिन ये लोग पूरे पैलेस्टीन का केवल 6% लैंड ही ओन करते थे। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने रिजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टीन के पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें 56% लैंड ज्यूइश स्टेट और 42% लैंड अरब स्टेट के लिए दिया गया और बचे 2% लैंड पर स्थित जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये शहर तीनों अब्राहमिक धर्मों के लिए पवित्र था और इसका एडमिनिस्ट्रेशन यूएन को संभालना था। ये काफी शॉकिंग पार्टीशन था क्योंकि इसमें कई अरब मेजॉरिटी एरियाज भी ज्यूइश स्टेट के लिए दे दिए गए थे। अब देखिए, ज्यूज तो इस पार्टीशन प्लान से बहुत खुश थे, लेकिन अरब्स को पैलेस्टीन में ज्यूइश स्टेट का बनना जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। एज अ रिजल्ट दोनों ग्रुप्स में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अरब ग्रुप्स में केवल मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी क्रिश्चियंस भी शामिल थे। 14 में 1948 को यूएन प्लान के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना होती है, लेकिन इसके अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, सऊदी अरब और यमन ने पैलेस्टीन अरब्स के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए इस वॉर को जीत लिया और अब उसके कब्जे में पैलेस्टीन की 80% तक टेरिटरीज आ चुकी थी। इस वॉर के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया और जेरूसलम का वेस्ट एरिया इजराइल के और ईस्ट एरिया जॉर्डन के कब्जे में आ गया था।
अब इसराइल ने भी अपने इलाकों से अरब लोगों को भगाना शुरू कर दिया और लगभग 7 लाख से भी ज्यादा अरब पैलेस्टीनियंस अपने घरों से बेदखल हुए। इस दिन को पैलेस्टीनियंस नकबा कहते हैं क्योंकि ये दिन इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब इसके जवाब में अरब देशों से भी लगभग 3 लाख ज्यूज भगा दिए जाते हैं जो इसराइल में ही आते हैं। बाद में इसराइल ने एक लॉ बनाया जिससे दुनिया भर से ज्यूज इसराइल आकर यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते थे। अब देखिए, एक बार इसराइल गाजा को भले भूल जाता, लेकिन उनका पवित्र टेम्पल माउंट वेस्ट बैंक में चला गया था और जहाँ पर ज्यूज जा भी नहीं सकते थे। इसके अलावा हेब्रोन सहित कई इंपॉर्टेंट ज्यूइश साइट्स अब भी वेस्ट बैंक में ही थी। इवन मुस्लिम इजरायली सिटीजन्स को भी अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक जाने की इजाजत नहीं थी। 1967 में इजिप्ट ने सभी अरब देशों के साथ मिलकर एक बार फिर से स्टेट ऑफ तीरान को ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भी स्वेज क्राइसिस के समय इजिप्ट ने यही किया था और उस समय इसराइल के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार अरब देशों ने इसराइल से निपटने के लिए काफी तैयारियां की थी। लेकिन एक बार फिर से इसराइल ने सबको चौंकाते हुए ये वॉर केवल 6 दिन के अंदर ही जीत ली। इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर तो कब्जा किया ही, साथ ही इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलन हाइट्स को भी अपने इलाकों में मिला लिया। 1973 में यौम किपुर वॉर के दौरान ये दोनों ही देश अपने इलाकों को इजरायली कब्जे से छुड़ाने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। हालांकि 6 साल बाद 1979 में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला लौटाकर इजिप्ट से पीस ट्रीटी कर ली। धीरे धीरे अरब देशों के समझ में आने लगा था कि वे इसराइल से सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए इजिप्ट में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। इस संगठन के जरिए पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे कई फैक्शंस को एक मंच पर लाया गया। वैसे तो इनकी फॉर्मेशन 1964 में ही हो गई थी और 1967 वॉर से पहले इसराइल पर इन लोगों ने कुछ गुरिल्ला अटैक्स भी किए थे, लेकिन इनको असली पहचान तब मिलती है जब 1969 में यासिर अराफात इनके चेयरमैन बनते हैं। 1970 से इन्होंने इजरायली लोगों पर हमले तेज कर दिए। इजरायली सोल्जर्स और सिटीजन्स पर अटैक और प्लेन हाईजैकिंग इनके वॉरफेयर के आम तरीके थे। यहाँ तक कि इन्होंने 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स विलेज में घुसकर 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या भी कर दी थी। बॉलीवुड फिल्म नीरजा भी 1986 में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स द्वारा किए गए प्लेन हाईजैकिंग के रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड है। दूसरी तरफ 1974 में PLO को UN के ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस भी मिल चुका था और इसके बाद यासिर अराफात को UN और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा। अब इन्होंने इसराइल को काफी तंग कर दिया था और ये लोग ऑपरेट लेबनान से करते थे। सो इसराइल ने 1982 में लेबनान पर भी अटैक कर दिया। इस अटैक में PLO को काफी नुकसान होता है और ये लोग अपना बेस ट्यूनिस में शिफ्ट कर लेते हैं। मगर 1985 में इसराइल यहाँ भी इनके हेडक्वार्टर्स पर हवाई हमला कर देता है। इन कारणों से PLO धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाता है और अब ये लोग भी 1967 के पहले के बॉर्डर्स के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन पर राजी हो जाते हैं। मगर इसराइल अब ये भी देने को राजी नहीं था। PLO को और ज्यादा कमजोर करने के लिए इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में चैरिटी और रिलीजियस एजुकेशन का काम कर रहे मुस्लिम ब्रदरहुड को फंड करना शुरू कर दिया, जो कि आगे चलकर हमास बनने वाला था। एक्चुअली ये सब तभी शुरू हो गया था जब 1979 में इजिप्ट के साथ इसराइल के रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए थे और मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का एक कट्टर इस्लामिक संगठन था। इसराइल की इंटेंशन पैलेस्टीनियंस के बीच डिवाइड एंड रूल करने की थी। उस समय गाजा के इजरायली गवर्नर यित्ज़हाक सेगेव ने यह बात स्वीकार भी की थी। पूर्व इजरायली ऑफिशियल एनवर कोहेन ने इस बारे में चेताया भी था कि यह स्टेप बैकफायर कर सकता है, मगर इनकी बात सुनी नहीं गई। 1987 में इनकी एक पॉलिटिकल विंग बनती है जिसका नाम था हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया यानी हमास। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना होती है जब गाजा स्ट्रिप के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक मिलिट्री इजरायली ट्रक पैलेस्टीनियन से भरी एक कार से टकरा जाता है, जिसमें 4 पैलेस्टीनियंस की मौत हो जाती है। इसराइल पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाकर गाजा और वेस्ट बैंक दोनों ही जगह भारी वायलेंस और प्रोटेस्ट होते हैं। जगह जगह इजरायली आर्मीज पर हमले होते हैं और ये सिलसिला 4 साल तक चलता है। इन सारी एक्टिविटीज का नाम दिया गया फर्स्ट इंतफादा। हमास पहले 2 साल तक तो शांत बैठा रहता है, मगर 1989 में उसने पहली बार इजरायली आर्मी पर बड़ा अटैक किया जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे जाते हैं और इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई बड़े अटैक किए। इतने लंबे रेजिस्टेंस के बाद पहली बार इजराइल थोड़ा बैकफुट पर आया। अब देखिए 1967 के बाद से ही सिक्योरिटी रीजंस के कारण वेस्ट बैंक में इजराइल ने काफी जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे,
जहां उनकी सेनाएं रहती थी, और यहां तक कि उसने कई जगहों पर ज्यूइश लोगों को भी बसाया था जिन्हें सेटलर्स कहा जाता था। 1993 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और यासिर अराफात ने बिल क्लिंटन की मौजूदगी में एक हिस्टोरिक ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसके तहत वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की फॉर्मेशन हुई, जिसके थ्रू इजराइल पहली बार पैलेस्टीनियंस को लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस देने को राजी हो गया। साथ ही इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बैंक को एरिया ए, बी एंड सी के तौर पर 3 पार्ट्स में बांटा गया। एरिया ए में फुल कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का था, एरिया बी में गवर्नमेंट कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का और सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल का था, और एरिया सी में फुल कंट्रोल इजराइल का था। इसी कारण आपको सोशल मीडिया पर पैलेस्टीन के ऐसे मैप्स देखने को मिल जाते हैं। इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए यासिर अराफात को 1994 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला। सबको लग रहा था कि इस एरिया में अब पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद पैलेस्टीन में पीएलओ और ज्यादा कमजोर हो जाता है और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाला हमास और ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन पैलेस्टीन से भी ज्यादा गुस्सा इजराइल में था। यहाँ पर यित्ज़हाक राबिन गवर्नमेंट के खिलाफ काफी वॉयलेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं और 1995 में उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। अब देखिए, दोनों ही साइड्स के लोग पूरा एरिया चाह रहे थे और उन्हें कुछ भी आधा अधूरा पसंद नहीं था। साल आता है 2000 और इस साल इजराइल के ऑपोजिशन लीडर एरियल शरोन टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं, जबकि वास्तव में ज्यूस को केवल इस कॉम्प्लेक्स के बाहर की रिटेनिंग वेस्टर्न वॉल पर ही प्रार्थना करने की इजाजत थी। जैसा कि लाजमी था, शरोन के इस स्टेप से पैलेस्टीनियंस का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड इंतफादा का। 5 साल तक भारी वॉयलेंस चलती है, जिसमें दोनों ही साइड से हजारों लोग मारे जाते हैं। आखिरकार 2005 में इजराइल को ये गुस्सा शांत करने के लिए गाजा से अपनी मिलिट्री के साथ यहाँ के करीब 8000 ज्यूइश सेटलर्स को भी हटाना पड़ता है। लेकिन इस इंतफादा के बाद हमास और ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। 2006 में हुए पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में हमास को अनएक्सपेक्टेड मेजॉरिटी मिल जाती है। अब ना तो इजराइल इन्हें अप्रूव करता है और ना ही यूएस, क्योंकि दोनों ही हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। लेकिन इनसे भी बड़ा विरोध हमास को पीएलओ की पॉलिटिकल विंग फतह से झेलना पड़ता है। दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बाद फतह ने वेस्ट बैंक और हमास ने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया। और हमास के इस कब्जे के बाद इजराइल ने गाजा का पूरी तरह से लैंड, एयर और वाटर से कंप्लीट ब्लॉकेट कर दिया। अभी जो वॉर चल रही है, उससे पहले गाजा में इजिप्ट के राफा क्रॉसिंग से लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन एड ही अलाउ थी। हमास ने इस ब्लॉकेट की काट यहाँ पर टनल नेटवर्क खड़ा करके निकाली है। ईरान इनका सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, जो इजिप्ट से गाजा तक की इलीगल टनल्स के जरिए हमास तक अपने हथियार पहुंचाता है। पिछले 15 सालों से लगभग हर साल हमास गाजा से इजराइल पर मिसाइल छोड़ता है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को इन्हें रोकने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी जो करंट वॉर चल रही है, उसके जड़ में भी टेम्पल माउंट ही है। एक्चुअली मई 2021 में टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स के बाहर इजरायली आर्मी के जवानों और पैलेस्टीनियंस के बीच पहले जुबानी जंग होती है और इसके बाद पैलेस्टीनियंस पत्थरबाजी करने लगते हैं। जवाब में इजरायली फोर्सेस ने रबर बुलेट्स फायर की, जिसके कुछ बुलेट्स अल अक्सा मस्जिद की दीवारों पर आकर लगे। अब इस इंसिडेंट के बाद से ही हमास ने इजराइल पर काफी बड़े अटैक की प्लानिंग कर ली थी, जो एग्जीक्यूट हुई 7 अक्टूबर 2023 को। सबसे पहले इन्होंने बुलडोजर से बॉर्डर फेंसिंग तोड़ी और इनके लड़ाके इजरायली शहरों में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। सबसे ज्यादा लोग मारे गए नेगेव डेजर्ट में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल में, जहां पर हमास के फाइटर्स पैराग्लाइडिंग करके आए थे। लगभग 1400 से ज्यादा इजरायली लोग इस सरप्राइज अटैक में मारे जाते हैं और 250 के करीब इजरायलियों को हमास बंधक बनाकर गाजा स्ट्रिप में ले जाता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बिना देर किए वॉर डिक्लेयर कर दी और गाजा पर हवाई हमले होने शुरू हो गए। 27 अक्टूबर को गाजा में ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू कर दिया गया और सबसे पहले इजरायली सेना ने सिविलियंस को नॉर्दर्न गाजा खाली कर देने को कहा। यहाँ पर गाजा सिटी है, जहाँ भीषण युद्ध अब भी चल रहा है। इजरायली सेना का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ के हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने को लेकर हुआ। हालांकि बाद में इजरायली आर्मी ने यहाँ के एक हॉस्पिटल अल शिफा के बेसमेंट का वीडियो बनाकर क्लेम किया कि यहाँ पर हमास का कमांड सेंटर था और उन्होंने एक्चुअली उसे टारगेट किया था। 24 नवंबर को युद्ध विराम भी हुआ, जिसमें हमास ने कुछ इजरायली होस्टेजेस को छोड़ा
और बदले में इसराइल ने भी अपनी जेलों में बंद पैलेस्टीनियंस को छोड़ा। 1 दिसंबर को ये वॉर एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है और अब इसराइल ने सदर्न गाजा के शहर खान यूनिस पर भी धावा बोल दिया है और अब इस शहर के बीचों बीच एक भीषण लड़ाई जारी है। इसराइल ने हमास के टनल्स को खत्म करने के लिए सी वाटर्स के इस्तेमाल करने का भी ऐलान किया है। अब तक 20,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी सिविलियंस इस वॉर में मारे जा चुके हैं। अब देखिए, इसराइल ने यह वॉर हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शुरू की थी। अब ये पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार गाजा को इसराइल पूरी तरह से खत्म कर देगा। वैसे भी इसराइल कह चुका है कि वॉर के बाद गाजा के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभालने वाला है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि हमास ने यह अटैक इसराइल की इस्लामिक वर्ल्ड में बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी को रोकने के लिए किया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि इसराइल का काउंटर अटैक काफी सीवियर होने वाला है। अभी इस वॉर से पहले इसराइल सऊदी में नॉर्मलाइजेशन टॉक्स भी चल रही थी, जो कहीं न कहीं जल्द ही अपने अंजाम तक भी पहुंचने वाली थी। और आप तो जानते ही हैं, अगर सऊदी इसराइल को मान्यता दे देता तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होती। अब आगे भले सऊदी इसराइल को मान्यता दे दे, लेकिन जल्द ही ऐसा हो पाना अब इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। आखिर 2 साल से यह अटैक प्लान होता रहा और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कानों कान खबर कैसे नहीं लगी? आखिर हमास के फाइटर्स इसराइल में इतने अंदर तक कैसे घुस आए? क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि कल को अगर पाकिस्तानी फोर्सेस इंडिया में बेरोक टोक अमृतसर और जैसलमेर जैसे शहरों तक घुस आए और खून खराबा करने लगे, तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होगा। कुछ इसी लेवल का सिक्योरिटी लैप्स इसराइल में भी 7 अक्टूबर की सुबह हुआ। और अब वीडियो का अंत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया पाकिस्तान की तरह 2 स्टेट सॉल्यूशन इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकता है? आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल हिस्ट्रीग्राफी को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने को मिले।